बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह ताला हम MFA जो कि कैप 6 है हमारा चैप्टर नंबर 10 स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के MCQs जो मॉडल पेपर में आए हुए हैं, ठीक, और जो हमारे पास पास्ट पेपर्स में हैं, तो ये हम MCQs डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इस क्लास में, ठीक है जी। तो MCQs देखते हैं कि मॉडल पेपर में कौन कौन से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से रिलेटेड MCQs आए हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट MCQ जो है मॉडल पेपर में वो MCQ नंबर 5 है जो कि स्टैट से रिलेट करता है। हमजा लिमिटेड प्रोडक्शन प्रोसेस इज वेरी मर्चेंडाइज द प्रोसेस इन्वॉल्व्स 4 मशीन। हम 4 मशीन से प्रोडक्शन करते हैं। मशीन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इन्फॉर्म दैट वन ऑफ द मशीन ब्रेक डाउन। MMD ने कहा जो 4 मशीनें हमारे पास हैं उनमें से एक मशीन खराब हो गई। इट विल नॉट अफेक्ट सिग्निफिकेंटली ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस, लेकिन इसके खराब होने से प्रोडक्शन प्रोसेस पर सिग्निफिकेंटली कोई इफेक्ट नहीं आया। However, breakdown of more than one machine together, हाँ अगर एक से ज्यादा इकट्ठा मशीनों में ब्रेकडाउन हो जाए would stop the production process, वो प्रोडक्शन स्टॉप प्रोसेस को रोक देंगे। According to the MMD, the chances of sudden breakdown of any one, यानी कि any one मीन किसी एक मशीन का खराब होना, चारों में से किसी एक मशीन के खराब होने के चांसेस कितने हैं? 3% है, ठीक है जी। तो टोटल 4 मशीन है, उनमें से कोई एक मशीन खराब होने के चांसेस 3% है। द मैनेजर प्रोडक्शन वांट टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कंपनी इन ऑर्डर टू हैव बैकअप मशीन्स इफ एनी सच अनफोर्सीन सिचुएशन अराइजेज। तो प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या किया, एक कंपनी से क्या किया, एग्रीमेंट कर लिया ताकि इन चारों में से कोई एक भी मशीन खराब होती है तो बैकअप पर कोई ना कोई मशीन हमारे पास अवेलेबल हो ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस स्टॉप ना हो। बिफोर साइनिंग सच कॉन्ट्रैक्ट ही वांट टू नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग डाउन। यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ कि मुझे ये बताएं, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि मशीन के खराब होने की प्रोबेबिलिटी क्या है ऑफ एनी टू मशीन्स टुगेदर। देखें, एक मशीन से अगर एक मशीन खराब होती है तो कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आ रहा था। अगर मोर देन वन मशीन टुगेदर खराब हो तो उन्होंने प्रोडक्शन को स्टॉप कर देना है। तो हम प्रोडक्शन को स्टॉप होने से बचाना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि एनी टू, चारों मशीनों में से कोई भी दो मशीनों का खराब होना, उनके चांसेस कितने हैं, ताकि हम ये पता कर सकें कि दो मशीनें के खराब होने से एट अ टाइम दो मशीनें खराब हो जाएं, इसकी कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है, इसके कितने परसेंट चांसेस हैं। ऑब्वियस बात है कि चांसेस थोड़े से ज्यादा हुए तो हम अलर्ट हो जाएंगे, हम पहले ही ऑलरेडी बैकअप पर दो मशीनें कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे और बैकअप दो मशीनों का रख लेंगे। इन केस अगर ब्रेक डाउन आता है तो हम बैकअप वाली दो मशीनों को यूज कर लेंगे, ठीक है जी। तो अब हमें ये प्रोबेबिलिटी गिवन है और ये प्रोबेबिलिटी जो गिवन है ये ब्रेक डाउन की प्रोबेबिलिटी गिवन है, ठीक है। और रिक्वायरमेंट मेरी क्या है कि चार में से एनी टू का मतलब उन चारों में से कोई भी दो मशीनें खराब हो जाएं। अब वो दो मशीनें कौन सी होंगी कोई पता नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास एक ही प्रोबेबिलिटी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या फेलियर गिवन हो और हर एक मशीन के फेल होने के चांसेस इक्वल हो, तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से करेंगे, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन सिनेरियो हमें दिया गया, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सिनेरियो है जहाँ पे ब्रेक डाउन होना हर एक मशीन का इक्वल चांसेस हैं, हर एक मशीन इक्वली ब्रेक डाउन हो सकती है और हमारे पास एक सक्सेस दे दिया है ब्रेक डाउन होने का। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है NCX मल्टीप्लाई बाय P की पावर x मल्टीप्लाई बाय Q पावर n माइनस x। तो ये हमारे पास बाइनोमियल का फॉर्मूला है, ठीक है जी। अच्छा जी, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास n कितना है, 4 मशीन थी ना, तो 4CX कितनी मशीनें ब्रेक डाउन हो जाए, Any2, तो Any2 तो दो मशीनें ब्रेक डाउन होने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय P प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेक डाउन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेक डाउन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेक डाउन 3% है, यानी कि 0.03। ये किसकी है, ब्रेक डाउन। और Q क्या होगा,
कि नॉट ब्रेक डाउन, तो 3% ये, तो रिमेनिंग कितना बन जाएगा 97%, यानी कि 0.97 ये नॉट ब्रेक डाउन है। ठीक है जी, तो ब्रेक डाउन होने की प्रोबेबिलिटी 0.03, एक्स कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय क्यू नॉट ब्रेक डाउन, तो नॉट ब्रेक डाउन की प्रोबेबिलिटी 0.97, तो n माइनस एक्स, तो n माइनस टू यानी कि 4 माइनस टू क्या, तो यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया। अब क्या करेंगे, इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आया। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 4 और c जो आएगा ये डिवाइड वाले बटन से आएगा, शिफ्ट और c, 4c2 मल्टीप्लाई बाय 0.03 रेस पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 0.097 और रेस पावर 2। ठीक है, तो हमने यहाँ से इक्वल प्रेस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0. रेस पावर -5 है ना, तो हमारे पास ये आंसर ये बन जाएगा कि 0.0051। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा, यानी कि कितने परसेंट अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी है 0.51%। तो 0.51% चांसेस हैं कि दो मशीनें एट अ टाइम एक साथ खराब हो जाएं, तो 0.51 कहीं पर भी नहीं है, तो दैट्स वाई हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो नन ऑफ अबव होगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है, प्लेटिनम लिमिटेड इंट्रोड्यूस परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस स्कीम फॉर द सेल टीम लास्ट ईयर। लास्ट ईयर प्लेटिनम लिमिटेड ने क्या किया, परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस स्कीम एक इंट्रोड्यूस करवाई कि जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसको हम बोनसेस अलॉट करेंगे। The management expected that bonus scheme would improve the overall productivity by at least 10%. मैनेजमेंट ने ये सोचा कि बोनस स्कीम से होगा क्या, हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कम अज कम 10% से तो ज्यादा होगी। यानी कि अगर हम बोनसेस देंगे तो उससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो ज्यादा हो जाएगी, कम से कम 10% तो ज्यादा होगी। ठीक है जी, तो मैनेजमेंट ने कहा कि बोनस इसके कुछ फायदे होंगे। ठीक है जी, it has gathered following data of number of units sold by each sale personnel before and after the introduction of bonus scheme। तो ये बिफोर बोनस स्कीम से सेल थी हमारी, यानी कि सेल ऑफिसर्स के ये नाम है, खतीजा ने बोनस स्कीम से पहले 500 यूनिट बेचे, शाहजेब ने 400 बेचे, जैनब ने 450 बेचे, काशान ने 600 बेचे, सलीम ने 450, रिदा ने 550, सलमान ने 400। और ये बोनसेस मिलने के बाद आफ्टर बोनस स्कीम के बाद का ये डाटा है। ठीक है, तो अब मैनेजमेंट हमसे क्या चाह रही है, इफ मैनेजमेंट टेक्स द मीन टू डिटरमिन द एवरेज इंक्रीज, जो हम डिटरमिन करना चाहते हैं कि एवरेज इंक्रीज कितना आया प्रोडक्टिविटी लेवल में, हम जानना चाहते हैं एवरेज इंक्रीज कितना आया प्रोडक्टिविटी लेवल में, और मैनेजमेंट एवरेज इंक्रीज के लिए जो मोड यूज कर रही है वो जो एवरेज यूज करना चाह रही है वो मीन यूज करना चाह रही है, यानी कि अरिथमेटिक मीन यूज करना चाह रही है। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो करना क्या है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सब का मीन कैलकुलेट करेंगे, यानी कि बिफोर बोनस की मीन कैलकुलेट करेंगे, फिर आफ्टर बोनस की मीन कैलकुलेट करेंगे, फिर क्या करेंगे उनमें एवरेज इंक्रीज देखेंगे कितना आ रहा होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें बिफोर बोनस की में एवरेज कैलकुलेट करना है। तो एवरेज का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, कि समेशन एक्स ओवर एन। तो ये हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला है, तो हमें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड कर लेना है। ठीक है जी, तो उसके लिए हम कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे और कैलकुलेटर से मीन फाइंड करना आप लोगों को आता ही है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं इस वीडियो के साथ मीन वाली अरिथमेटिक वाली वीडियो भी शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ से कर लेते हैं। तो स्टेट में गए, उसके बाद वन में गए और हमने वैल्यू स्पॉट करना शुरू कर दी। तो पहले 500, ठीक है जी, और उसके बाद 400,
उसके बाद 450, उसके बाद 600, उसके बाद 450, देन 550, देन 400। ठीक है जी। तो ये हमने क्या किया, 8 वैल्यूज पुट कर ली आंसर्स के लिए, मोड प्रेस किया। ठीक है, और चलें यहाँ से कर लेते हैं स्टार्ट से। चलिए बैक पे आ जाओ। चलो, आंसर के लिए शिफ्ट प्रेस किया, यहाँ से 1 प्रेस किया। ठीक है, और हमने यहाँ से चले जाना है वेरिएंस में 4 में। तो 4 प्रेस किया और ये दिस इज दी एक्स बार, ये 2 नंबर पे मीन आ गया। तो यहाँ से हमने मीन पे क्लिक किया, क्लिक किया और यहाँ पर मीन हमारे पास आ गया 478.57, 478.57। तो अगर आपने लिखना है राउंडिंग करके तो लिख लें। तो 478.57 था, तो हम इसको राउंड करके लिख लेते हैं हमारे पास 479। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 479। ये आ गया हमारे पास मेन बिफोर बोनस स्कीम। ठीक है जी। तो अब देखते हैं कि बोनस स्कीम के बाद क्या हुआ। बोनस स्कीम में जो पहली वाली सेल थी वो हमारे पास 500 थी, तो खतीजा ने बोनस के बाद देखें कम सेल की, 500 से 400 पे आ गए। शजीब 400 से 450 पे चले गया। जैनब 450 से 400 सेल कम हो गई। 600 से 650 सेल ज़्यादा हो गई। 450 से 500 सेल ज़्यादा हो गई। 550 550 से सेल कम हो गई। सलमान ने 400 से, ये सलमान तो जज्बाती हो गया। ठीक है, सलमान ने तो बोनस को सबसे ज्यादा सीरियस ले लिया, उसने तो बोनस देखते ही अखीर कर दी, अन्नी मचा दी। वो तो 400 से 950 पे चला गया। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो आफ्टर बोनस स्कीम में जो फायदा होगा वो सलमान को होगा, क्योंकि सलमान बोनस से पहले 400 यूनिट बेचा करता था। जैसे ही सलमान ने बोनस का सुना उसकी आंखें चार हो गई, उसने मेहनत दिन रात एक कर दिया और उसने सबसे ज्यादा यूनिट सोल्ड सेल करके सबसे ज्यादा उसने बोनसेस कमा लिए। ठीक है, तो सलमान ने यहाँ पे अखीर कर दी, क्या कर दी, अखीर कर दी। ठीक है जी, 950 यूनिट बेच। ठीक है जी, चलें देखते हैं आफ्टर बोनस स्कीम, देखते हैं कि क्या हमारे पास एवरेज रहा। चलिए तो ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं जरा। तो मोड प्रेस किया, 3 पे स्ट्रेट आ गया, 1 प्रेस किया, चले पहले पुट करते हैं 400, नेक्स्ट 450, then 400, then 650, then 500, then again 500, then सलमान आ गया 950। ये 8 वैल्यूज आ गई। ठीक है जी, इसी का बटन प्रेस किया, शिफ्ट 1, उसके बाद 4, 2 पे आ गया मीन, प्रेस किया इक्वल, तो हमारे पास जो मीन आ गया वो 550 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो मीन आ गया वो हमारे पास आ गया 550। ठीक है, तो ये मीन आ गया बोनस के बाद और ये मीन था बोनस से पहले। तो मुझे एवरेज इंक्रीज कैलकुलेट करना है, तो जब भी इंक्रीज और डिक्रीज कैलकुलेट करना होता है तो हम इंक्रीज डिक्रीज का फॉर्मूला लगाएंगे। 550 माइनस 479, जब भी ग्रोथ इन्फ्लेशन इंक्रीज डिक्रीज कैलकुलेट करिए तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। डिवाइडेड व्हाट इज द बेस, 479 इंटू 100 करेंगे परसेंटेज में जाने के लिए, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 14.82 आ जाएगा। 14.82 आ जाएगा, 14.82 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अप्रोक्सीमेट ले जाएं तो तकरीबन 15%, 15% पॉजिटिव है, तो ये 15% इंक्रीज आ रहा है। तो देखिए मैनेजमेंट ने कहा था बोनस देंगे तो कम से कम 10% से ज्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए, पर देखें प्रोडक्टिविटी देखें 10% से ज्यादा ही इंक्रीज हो रही है, 15% इंक्रीज हो रही है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बोनस स्कीम इज इफेक्टिव as it result in average increase in productivity level by approximate 15%। तो देखें अप्रोक्सीमेट 15% ही प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, सो दैट ऑप्शन अल्फा इज दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, बी देखते हैं। बी में वो कह रहा है बोनस इज नॉट इफेक्टिव एट इट फेल टू मीट द मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ एटलीस्ट 10%। भाई नहीं, 10% से ज्यादा इंक्रीज हुआ है ना, और अगर हमारा आंसर 8% आता तो शायद बीटा करेक्ट हो सकता था, फिलहाल ये बीटा गलत है। चार्ली, बोनस स्कीम इज इफेक्टिव एज इट रिजल्ट
एवरेज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी लेवल बाय 13%, गलत आंसर, 15% इंक्रीज आया, तो ये भी गलत हो गया। बोनस स्कीम डज नॉट हैव एनी इफेक्ट, भाई बिल्कुल इफेक्ट है, बोनस से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि आंसर पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है जी। अगर हम पॉजिटिव आंसर नेगेटिव आता तो हम कहते हैं बोनस से कोई इफेक्ट नहीं हुआ प्रोडक्टिविटी पर। ठीक है जी। ये हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू थे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज ये है, जो पीछे वाली कहानी है उसकी कंटिन्यूशन ही है। कंटिन्यूइंग फ्रॉम द अबव सिनेरियो, इफ मैनेजमेंट टेक अ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ मीन, अगर मैनेजमेंट ने मीन के ऊपर डिसीजन लिया है एवरेज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी लेवल का, इट कैन बी सेड दैट द मैनेजमेंट हैज राइटली चोजन मीन फॉर डिसीजन as it is only method that account for all values of the data। हमने कहा नहीं, इस केस में जो 15% इंक्रीज आया है ये एक किस्म का धोखा है। इस केस में जो 14.82 यानी कि 15% जो इंक्रीज आया है वो ये 15% एक धोखा है। ये क्या है? एक धोखा है। वो धोखा इस वजह से है, ये 15% जो इतना ज्यादा इंक्रीज आया वो सलमान की वजह से आया। देखें, सलमान ने क्या किया, एक गैर मामूली सेल को इंक्रीज कर दिया, 400 से 500 पर जाता, 450 पर जाता है। ये एक रीजनेबल इंक्रीज था, रीजनेबल जंप थी। यानी कि सलमान ने तो अखीर ही कर दी, इतनी ज्यादा सेल कर दी। इसका मतलब आफ्टर बोनस स्कीम में ये जो डाटा है ये नॉर्मल डाटा है, लेकिन ये जो 950 है ये हमारे पास एक एक्सट्रीम वैल्यू है। तो इस एक्सट्रीम वैल्यू के आने की वजह से ये 15% नजर आ रहा है। अगर ये 950 ना हो और इसको भी मैं 400 करीब 450 रख दूं तो मेरा नहीं ख्याल ये 10% को इंक्रीज कर पाएगा। ठीक है जी। तो 950 की वजह से 15% आया, तो हम कहेंगे नहीं, ये जो हमने मीन कैलकुलेट किया 479 और 550, जो एवरेज इंक्रीज मीन की बेसिस के ऊपर लिया, ये फेयर नहीं है क्योंकि हमारे डाटा में एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। और ये हमने लेक्चर में पढ़ा था कि अगर क्वेश्चन में एक्सट्रीम वैल्यू आ जाए, आउटलायर्स आ जाए, तो मीन सूटेबल एवरेज नहीं रहता, तो उसका सूटेबल एवरेज मीडियन होता है। ठीक है, तो फिर हम ये एडवाइस करेंगे कि मीन सूटेबल एवरेज नहीं है। तो मीन फॉर चूजन इज ओनली मेथड, राइट चूजन है, हमने कहा गलत डिसीजन, ये नहीं होना चाहिए था बेटा। द मैनेजमेंट हैज राइटली चोजन मीन फॉर डिसीजन एट इज द लीस्ट अफेक्ट इफ देयर आर एनी आउटलायर इन द डाटा। लीस्ट अफेक्ट नहीं, मोस्ट अफेक्ट होता है। अगर आउटलायर्स आ जाएं तो मीन मोस्ट अफेक्ट होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। Charlie, the management has wrongly chosen mean for decision as it is more affected if there are any outlier in the data। हमने कहा हाँ, ये चार्ली वाली बात बिल्कुल सही है। मैनेजमेंट ने गलत डिसीजन लिया मीन को चूज करके, क्योंकि वो अगर डाटा में आउटलायर्स आ जाए तो वो मोर अफेक्ट होता है। तो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। डेल्टा रह के वही पढ़ लेते हैं। द टिसियन वुड नॉट रिमेन अनअफेक्टेड, भाई अनअफेक्ट नहीं होगा, अफेक्ट होगा क्योंकि आउटलायर्स आ रहा है और एक्सट्रीम वैल्यूज आ रही है तो इफेक्ट होगा। ठीक है जी। 10 वाले पढ़ते हैं। Assume that two regression coefficient are known। अगर दो regression coefficient given हो, which of the following formula will help in computing the coefficient of determination। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको पता आर होता है, और अगर टू रिग्रेशन कोफिशिएंट हो तो आर इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है, यानी कि आर इज इक्वल टू बी वाई ऑन एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स ऑन वाई। ये आर का फॉर्मूला होता है। क्योंकि ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, पर मुझे तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन तो आर स्क्वायर होता है। तो जैसे स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बी वाई ऑन एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स ऑन वाई रह जाएगा। तो यानी कि आर स्केयर इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा बी वाई ऑन एक्स बी एक्स ऑन वाई। तो इसको कोई भी नाम दे दें, इसको एक को बी कह दें बेशक और इसको वाले को डी कह दें, तो ये हमारे पास ऑप्शन बन जाएगा, दैट इज द अल्फा वन। ठीक है नी? तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। और अगर आप लोगों ने टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के बारे में जानना है तो वो लिख सकता हूँ, वो भी देख लेते हैं जरा। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो ये जो x के साथ ये होता है इसका नाम रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है। और अगर हम x ऑन y के साथ लाइन बनाएं तो x ऑन लाइन के साथ लाइन बनती है, a इज इक्वल टू ये b है तो इसको जरा dy कर लें।
ठीक है। तो ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। तो देखें एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी आ गया और एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट डी आ गया, ठीक है। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं वो स्प्रिंग 22 का है। अच्छा जी, तो यहाँ पर तकरीबन हमारे जो मॉडल पेपर के एमसीक्यूज थे वो हमने तकरीबन डिस्कस कर लिए। तो बस जो मॉडल पेपर में थे वो एमसीक्यूज नंबर अगर हम देखें तो मॉडल पेपर में एमसीक्यूज नंबर 5 है हमारे पास, और एमसीक्यूज नंबर 8 हैं, और 9 और 10, ठीक है। तो ये हमारे पास मॉडल पेपर के एमसीक्यूज थे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में तो मैं जो पास्ट पेपर वाले एमसीक्यूज होंगे वो आपसे डिस्कस कर लूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।